नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इस तीसरे वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पूर्व की कक्षाओं में हमारे द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की मूलभूत विशेषताएं और इसके साथ ही साथ जो मूलभूत जानकारियां, इसके साथ ही साथ सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख नगर थे उसके बारे में व्यापक डिस्कशन किया गया। आज के इस वीडियो में हमारे द्वारा सिंधु सभ्यता से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएँ जो कि डिस्क्रिप्टिव परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व रखते हैं, उसके ऊपर हमारे द्वारा इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं। इसमें आज का जो वीडियो है वो मुख्य तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था और दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था के ऊपर चर्चा की जाएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को न केवल भारत की अपितु वैश्विक स्तर की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है और यह भी माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो वैश्विक स्तर की जो प्राचीनतम अन्य जो सभ्यताएं थी, जैसे सुमेर सभ्यता हो गया, मेसोपोटामिया सभ्यता हो गया, मिस्र सभ्यता हो गया, उनके समकालीन माना जाता है। इसके अतिरिक्त सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी जिसको इतिहासकारों द्वारा माना गया है, वो यह थे कि सिंधु घाटी सभ्यता को नगरी सभ्यता के रूप में माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को नगरी सभ्यता के रूप में क्यों माना जाता है, इसको समझने के लिए हमारे द्वारा आज के इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित दो महत्वपूर्ण विशेषता, एक तो सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था और दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरी सभ्यता थी। ये यहाँ के जो मानव समुदाय थे वो नगरी जीवन जीते थे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक तो सर्वप्रथम है नगर नियोजन। नगर नियोजन में जो सर्वप्रथम जो विशेषता थी वो यह थी कि जो नगरी संरचना, इसके साथ साथ इस सभ्यता में जो भवन निर्माण जो होता था उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम है कि नगरी संरचना और भवन निर्माण। तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरी संरचना थी वो आयताकार होती थी और जो संपूर्ण जो नगर था वो दो भागों में विभाजित होता था। प्रथम भाग नगर के ऊंचे स्थलों पर बनाए जाते थे जो कि पूर्ण रूप से दुर्गीकृत था और ऐसा माना जाता था कि ऊंचे स्थल वाले इस भाग में शासक वर्ग या व्यापारिक वर्ग के लोग निवास करते थे। नगर का जो दूसरा भाग था वो निचले भाग में बनाया जाता था और ऐसा माना जाता है कि इस भाग में नगर के सामान्य लोग निवास करते थे और ये संपूर्ण जो नगर था वो दुर्गीकृत था। तो कहने का मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर नियोजन थी वो या नगरी जो संरचना थी वो आयताकार थी और वो दो भागों में विभाजित था। प्रथम भाग ऊंचे स्थल पर बनाए जाते थे जो कि पूर्ण रूप से दुर्गीकृत थे और जिसमें जो शासक वर्ग लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के, इसके अतिरिक्त जो व्यापारी वर्ग के लोग थे उन लोग निवास करते थे। और निचले भाग में जो कि यहाँ था उसमें क्या है कि आम जनमानस लोग निवास करते थे और ये जो संपूर्ण जो नगर था वो किले बंद था, माने किले से घिरा हुआ था। तो ये है नगरी संरचना सिंधु घाटी सभ्यता की। और जो भवन निर्माण होता था वो पक्की ईंटों का बना होता था। जैसे इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें होती थी वो समकोण होती थी, समकोण में एक दूसरे को काटती थी और जो भवन जो होते थे ये सड़क के दोनों ओर बने होते थे, दाएं और बाएं दोनों तरफ बटे हुए होते थे। दूसरा जो नगर नियोजन से संबंधित जो विशेषता है वो है जल निकासी की प्रणाली। तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नालियाँ जो होती थी वो उत्तम किस्म की होती थी। वर्तमान सभ्य समाज में जैसे नगर में या शहर में नालियों का निर्माण किया जाता है कि वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में भी नालियों का निर्माण किया जाता था। इसके साथ ही साथ वर्तमान सभ्य समाज में नाली के ऊपर जैसे ढक्कन रखा जाता है कि किसी समय विशेष पर उस ढक्कन को निकाल करके उसको अच्छे तरीके से साफ सफाई करवाया जा सके, ठीक वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में जो जल निकासी के लिए जो नालियों का निर्माण किया जाता था उसमें नालियों के ऊपर
मोरिया या नरमुखे का निर्माण किया जाता था, ताकि समय के अनुसार उसको अच्छे से साफ सफाई रखा जा सके। तो कहने का मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो वहाँ के जो निवासी थे वो उसमें जो नगर नियोजन होती थी या नगरीय जो पद्धति थी वो उत्तम किस्म के जल निकासी व्यवस्था से परिचित होते थे। इसके पश्चात सड़क व्यवस्था, जिसके बारे में हमारे द्वारा डिस्कशन किया जा चुका है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, वो जाल की तरह विन्यस्त थे, जैसे ये बनाया गया है उसी की भांति विन्यस्त थे। उसके पश्चात है सार्वजनिक स्नानागार। पूर्व के वीडियो में हमने देखा कि मोहनजोदड़ो एक प्रमुख नगर था, वहाँ एक सार्वजनिक स्नानागार मिला है। जो इतिहासकार राखलदास बनर्जी जिसके निर्देशन में मोहनजोदड़ो नगर का खुदाई हुआ, उनको क्या है विशाल स्नानागार मिला है। तो इस स्नानागार में ऐसा माना जाता है कि जो धार्मिक जो क्रियाकलाप होती थी और धार्मिक क्रियाकलाप के पश्चात लास्ट में जो धार्मिक स्नान होते थे उसका स्नान के लिए इस जो विशाल स्नानागार होते थे जो कि मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं उसका प्रयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त नगर नियोजन की एक अन्य व्यवस्था थी इस सभ्यता में, वो है धान्य कोठा। जैसा कि वर्तमान सभ्य समाज में जो अनाज का स्टोरेज के लिए, उसके भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम या जिसको एफसीआई बोलते हैं उसके द्वारा विभिन्न गोदामों की व्यवस्था की जाती है, ठीक वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में जो अनाज होते थे उनके भंडारण के लिए धान्य कोठार की व्यवस्था की जाती थी और उसका प्रयोग आम जनमानस के लिए विभिन्न परिस्थितियों में या स्थितियों में किया जाता था। इसके पश्चात है पक्की ईंटों का प्रयोग। सिंधु घाटी सभ्यता की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है जो कि उनके समकालीन जो अन्य जो सभ्यता जैसे सुमेर सभ्यता हो गया, मेसोपोटामिया सभ्यता हो गया, मिस्र सभ्यता हो गया, उसमें क्या है कि जो मकान जो बनते थे उसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में एक ऐसी सभ्यता थी उस समय की जहाँ क्या है पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। उसके पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह नगर होते थे, जिसमें से मुख्य रूप से लोथल, सुरकोतरा और सुतकांगेडोर को बंदरगाह नगर के रूप में इतिहासकारों द्वारा माना गया है। और यह भी माना गया है कि इन नगरों के माध्यम से या इन नगरों के द्वारा विभिन्न जो अन्य जो उस सभ्यता से संबंधित अन्य जो शहर जैसे फारस हो गया, ईरान से संबंधित है, वहाँ उनका व्यापारिक संबंध स्थापित होता था। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन से संबंधित विशेषता जो कि मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको आपको याद रखना है। एक तो सर्वप्रथम नगरीय संरचना और भवन का निर्माण जो कि नगरीय विशेषता से संबंधित है। इसमें यह माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरीय जो संरचना है वो आयताकार होती थी, जो कि 2 भागों में बटा होता था। प्रथम भाग ऊंचे स्थलों पर बनाए जाते थे जो पूर्ण रूप से दुर्गीकृत होते थे, जहाँ शासक वर्ग के लोग निवास करते थे, पुरोहित वर्ग के लोग निवास करते थे, व्यापारिक वर्ग के लोग निवास करते थे। और जो निचला दूसरा भाग होता था वो निचले भागों में बनाया जाता था जहाँ की आम जनमानस लोग निवास करते थे। और संपूर्ण जो नगर होता था वो क्या है किले बंद होता था। इसके पश्चात है कि सिंधु सभ्यता के लोग जल निकासी की प्रणाली से भी परिचित थे। जैसे वर्तमान सभ्य समाजों में जल निकासी के लिए नालियों का निर्माण किया जाता है, ठीक वैसे ही उस समय भी जल निकासी के लिए नालियों का निर्माण किया जाता था और उसमें मोरियों और नरमुखे का भी निर्माण किया जाता था ताकि देश काल परिस्थिति के अनुसार उसको अच्छे से साफ सफाई किया जा सके। इसके पश्चात है सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें बनती थी वो समकोण होती थी और समकोण में एक दूसरे को काटती थी और जाल की तरह विन्यस्त होते थे। इसके पश्चात है सार्वजनिक स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं, उसका उपयोग धार्मिक क्रियाकलाप या धार्मिक अनुष्ठान के पश्चात धार्मिक स्नान के लिए किया जाता था। इसके पश्चात है धान्य कोठा जो कि अनाजों के भंडारण के लिए उपयोग किया जाता था, जो कि हड़प्पा नामक नगर में पाए गए हैं। इसका उल्लेख क्या है पूर्व के वीडियो में किया जा चुका है। इसके पश्चात ही है कि पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा भवन
निर्माण के लिए, और बंदरगाह नगर के रूप में लोथल, सोरकोतला एवं सूतकांगेडोर जैसे नगरों का उपयोग किया जाता था। तो ये है नगर नियोजन से संबंधित विशेषता। दूसरा देखते हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित विशेषता। इसमें ऐसा माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि उनकी जो अर्थव्यवस्था थी या आर्थिक गतिविधि थी वो सुदृढ़ अवस्था में थी। कारण इसका ये माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग होते थे उन लोग कृषि, पशुपालन, व्यापार, माप तौल, शिल्प एवं तकनीकी ज्ञान से अच्छी तरीके से परिचित थे। इसके साथ ही साथ मुहर से भी अच्छी तरीके से परिचित होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में यह माना जाता था या यह माना जाता है कि उन लोग गेहूं, जौ, मटर और तिल जैसे जो अनाज थे या उनके उत्पादन उससे परिचित होते थे। लेकिन यह भी माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चावल से अपरिचित थे। लेकिन हमने पिछले वीडियो में देखा कि कुछ स्थल हैं जैसे रंगपुर हो गया, लोथल हो गया, उसमें ये माना गया है कि उन स्थलों से चावल के अवशेष इतिहासकारों को प्राप्त हुए हैं। तो ये है कृषि से संबंधित विशेषता, जिसमें यह माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, मटर एवं तिल जैसे विभिन्न जो अनाज के उत्पादन है उससे परिचित थे। इसके साथ साथ सिंधु सभ्यता में सिंचाई के जो साधन थे उससे भी परिचित थे सिंधु सभ्यता के लोग, और चावल से अपरिचित थे। लेकिन कुछ इतिहासकारों को लोथल एवं रंगपुर जैसे जो स्थल है वहाँ से क्या है चावल के प्रमाण मिले हैं। इसके अतिरिक्त पशुपालन में यह माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं वो गाय, बैल, भैंस और ऊंट जैसे जो पालतू जानवर हैं उससे परिचित होते थे, लेकिन घोड़े से अपरिचित थे। लेकिन पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि सुरकोतला नामक जो स्थान है वहाँ से इतिहासकारों को घोड़े के अस्थियों के अवशेष मिले हैं। इसके साथ ही साथ जो लोथल जो बंदरगाह नगर के रूप में माना गया है वहाँ से एक टेराकोटा मिला है। टेराकोटा से तात्पर्य होता है कि मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं, मिट्टी की जो मूर्तियाँ बनाते हैं उसको टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। तो लोथल से एक टेराकोटा मिला है जिसकी आकृति जो है इतिहासकारों को घोड़े के समान है ऐसा प्रतीत हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि सिंधु सभ्यता के लोग पशुपालन से भी परिचित थे, और पशुपालन में विशेष तौर पर गाय, बैल, भैंस और ऊंट से परिचित थे, लेकिन घोड़े से अपरिचित माना गया है। लेकिन कुछ स्थल जैसे लोथल और सुरकोतला में घोड़े के साक्ष्य या प्रमाण इतिहासकारों को मिले हैं। इसके अतिरिक्त है व्यापार। तो शुरुआत में ही बता दिया गया कि जो सिंधु सभ्यता के जो निवासी होते थे उनका व्यापार न केवल जल मार्गों से अपितु थल मार्गों से भी होता था, और ये अपने आसपास के जो विभिन्न सभ्यता थे जैसे अफगानिस्तान हो गया, फारस हो गया, या फिर कर्नाटक हो गया या राजस्थान हो गया, उनसे इनका व्यापारिक संबंध स्थापित होता था। फॉर एग्जाम्पल ये माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग टीन और चांदी जैसे जो धातु है उसको अफगानिस्तान से आयात करते थे, और लाजवर्द मणि को बद्स खां एक स्थल है अफगानिस्तान में वहाँ से आयात करते थे। इसके साथ ही साथ तांबा धातु को वो राजस्थान के खेतरी नामक स्थान से आयात करते थे। इसके साथ ही साथ यह माना जाता है कि सोना को कर्नाटक के कोलार नामक स्थान से आयात करते थे। तो कुल मिलाकर के यह माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार से परिचित थे, या उनके जीवन में व्यापार का विशेष महत्व था, जिसके बारे में यहाँ बताया गया है। टीन और चांदी को उन लोग अफगानिस्तान से आयात करते थे, लाजवर्द मणि को बद्स खां अफगानिस्तान से आयात करते थे, तांबा को खेतड़ी राजस्थान से आयात करते थे, सोना को कोलार कर्नाटक से आयात करते थे। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं, तो इसको आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से भी याद रखना है, कभी कभी इसको भी पूछ दिया जाता है। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था में माप तौल। तो यह माना जाता है इतिहासकारों द्वारा कि सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल की प्रणाली से परिचित थे, और माप तौल में जो बाट का जो निर्माण होता था उनके द्वारा, या बाट का निर्माण जो किया जाता था वो चिकमिका जो पत्थर आता है, चमकीला जो पत्थर आता है वर्तमान समय में, उनका उन समय भी पाया जाता था, तो उनके द्वारा क्या है बाट को बनाया जाता था। उसके पश्चात है शिल्प एवं तकनीकी ज्ञान। तो पूर्व के वीडियो में हमने देखा कि जो सिंधु सभ्यता में एक जो नगर था चनहुंदड़ो,
उसको इतिहासकारों द्वारा शिल्पकारी नगर के रूप में संबोधित किया गया है, शिल्पकार नगर के रूप में या शिल्पकारी उद्योग केंद्र के रूप में संबोधित किया गया है। कारण इसका ये है कि यहाँ से इतिहासकारों को विभिन्न प्रकार के जो शिल्प केंद्र हैं, जैसे मिट्टी की मुद्रा का निर्माण, इसके साथ साथ मिट्टी की मूर्ति का निर्माण, बैलगाड़ी का निर्माण, नाव का निर्माण आवागमन के लिए, वस्त्र का निर्माण, मनके का निर्माण जैसे शिल्प केंद्र उनको मिले हैं। इसीलिए यह माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग शिल्प एवं तकनीकी ज्ञान से अच्छी तरीके से परिचित थे। इसके पश्चात है लास्ट में मुहर। तो सिंधु सभ्यता के बारे में इतिहासकारों का यह मानना है कि सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों से लगभग 2000 से भी अधिक मुहर की प्राप्तियां इतिहासकारों को हुई है और ये मुहर सेलखड़ी जैसे धातुओं से बने हुए हैं। तो ये है सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था से संबंधित जानकारी, जिसके बारे में आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता के लोग कृषि, पशुपालन, व्यापार, माप तौल और शिल्प एवं तकनीकी ज्ञान, इसके साथ साथ मुहर से भी अच्छे तरीके से परिचित थे। तो कहने का मतलब ये है कि सिंधु सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो समृद्ध था, इसके साथ साथ सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था थी वो भी समृद्ध थी और ये दोनों ही विशेषताएं नगरी जो जीवन पद्धति है उसको प्रमाणित करती है। इसीलिए इतिहासकारों द्वारा सिंधु सभ्यता को नगरी सभ्यता के रूप में संबोधित किया गया है। आशा है इस वीडियो में आप लोगों को सिंधु सभ्यता से संबंधित जो नगर नियोजन और इसके साथ साथ सिंधु सभ्यता से संबंधित जो अर्थव्यवस्था है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आने वाले समय में सिंधु सभ्यता की राजनीतिक जो व्यवस्था थी और सिंधु सभ्यता की धार्मिक जो व्यवस्था थी, अब इसके साथ साथ सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ या किन कारणों को इतिहासकारों द्वारा उसका पतन का कारण माना जाता है, इसके ऊपर वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।